हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो टारगेट आईआईटी जैम 2025 के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं और इम्यूनोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स देख लिया है। तो प्रीवियस जो लेक्चर था वो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का था और जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, मतलब एंटीबॉडी की क्लासेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई एंटीबॉडी की जो 5 क्लासेज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां से एक चीज है कि भाई आज की टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। हम क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि भाई ये क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे है और क्यों हमने इसको 5 क्लासेस में डिवाइड करके रखा था। तो अगर आपको याद है क्लास, तो आपको पता है कि भाई अगर हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन, ओके, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन में अगर ये क्लास अल्फा है, ये गामा है, ये एप्सिलॉन है, ये डेल्टा है और ये म्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आईजीए। इसको क्या बोल रहे थे? आईजीजी। इसको क्या बोल रहे थे? आईजीई। और इसको क्या बोल रहे थे? आईजीडी और आईजीएम, आईजीडी और आईजीएम। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासेज की हम बात कर रहे हैं, 5 क्लास है। ये 5 क्लास की बात किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है उसके बेसिस पे कितनी क्लासेज है? देयर आर 5 क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देयर आर 5 क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब ये 5 क्लास ये होगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमें जो चीज देखने को मिलती है वो क्या है? देखो यहां से सपोज करो कि भाई मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने एक एंटीबॉडी शो की है, मैंने इसको शो किया है कि ये लाइट चेन और हैवी चेन के बारे में मैंने बता दिया है। यहां पर प्रेजेंट है सीडीआर्स, एज ऑल यू नो, यहां पर सीडीआर्स प्रेजेंट है ना। ये क्या है? सीडीआर प्रेजेंट है। तो ये सीडीआर जो है, जो सारे के सारे जो 6 सीडीआर्स हैं, इनको कंबाइनली क्या बोल सकते हैं? व्हेन दे फंक्शन टुगेदर, ये जो टोटल 6 सीडीआर हैं, टोटल कितने हैं? 6 सीडीआर आपको दिख रहे हैं। ये हो गई हैवी चेन और ये क्या हो गई? लाइट चेन। तो यहां पर जो आपको दिखाई दिए हैं, जो ये 6 सीडीआर्स हैं, 6 सीडीआर्स व्हेन फंक्शन टुगेदर, व्हेन फंक्शन टुगेदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द 6 CDR when function together, they all are called as पैराटोप। उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे पैराटोप। तो इन सीडीआर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सीडीआर्स को हम लोग बोल सकते हैं पैराटोप, हम लोग बोल सकते हैं। और यहां पर अगर एंटीजन अटैच्ड रहेगा, सपोज करो यहां पर एंटीजन अटैच्ड है, यहां पर एंटीजन अटैच्ड है, मैं इसको बोलूंगा ये क्या है? एंटीजन। मैं बोलूंगा अब ये बिहेव कर रहा है एज ए पैराटोप। ये क्या है? ये पैराटोप है। अब जब एंटीजन बाइंड है, अब यहां पर एंटीजन बाइंड नहीं है, यहां पर एंटीजन बाइंड नहीं है, एंटीजन, नो एंटीजन बाइंडेड या नो एंटीजन बाइंड, हम इसको पैराटोप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट ए पैराटोप। इस टाइम पे ये पैराटोप नहीं कहा जाएगा, नॉट ए पैराटोप।
पैराटोप कब बोलेंगे? जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो एक साथ में, 6 सीडीआर एक साथ इफेक्टर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एंटीजन उनके साथ अटैच्ड रहेगा, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो है एक पैराटोप है। इस केस में ये पैराटोप, इसको हम लोग नहीं कहेंगे। एक चीज और, एक चीज और भी आती है भाई। आपने देखा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है? आपने क्या देखा? आपने एंटीबॉडी का क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था इस तरह से, ये हो गया। आप लोगों को ध्यान है तो हमने इसको क्या बोला था? इसको बोला था एफसी रीजन, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। या मैं इसको बोलूं कि ये एफसी पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एफसी पार्ट है। अब देखो ये एफसी पार्ट पूरा यहां से यहां तक हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? एफसी पार्ट। और इसको क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे एफ ए बी, एफ ए बी बोल रहे थे। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि भाई ये जो एंटीबॉडी है ये किसी इम्यून सेल्स के ऊपर बाइंड करती है। यहां पे मैं न्यूट्रोफिल शो कर दे रहा हूं, बेसोफिल शो कर दे रहा हूं, इओसिनोफिल शो कर दे रहा हूं। और ये मेरे पास क्या है? किसी इम्यूनोग्लोबुलिन का रिसेप्टर है, आईजी रिसेप्टर। इसका मतलब यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन आकर के बाइंड करेगी। मैं यही वाली इम्यूनोग्लोबुलिन शो कर दे रहा हूं। सपोज करो ये इम्यूनोग्लोबुलिन आई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन आई और यहां इसके साथ बाइंड कर गए, यहां इसके साथ बाइंड कर गए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का वो रीजन जो एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इतना वाला जो पार्ट मैं शो कर रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है? इसका एक अलग से नाम है, इसको कहा जाता है एफ ई रीजन। ठीक है, इसको हम लोग एफ ई पार्ट बोल सकते हैं या एफ ई रीजन बोल सकते हैं। तो इसको कंसिडर क्या कहा जाएगा? एफ ई रीजन। और ये क्या है? इफेक्टर पार्ट है। दिस इज द इफेक्टर पार्ट, दिस इज द इफेक्टर पार्ट। तो एंटीबॉडी का एफसी रीजन का वो पार्ट जो आईजी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग शो करता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे इफेक्टर पार्ट, या फिर हम उसको बोल देंगे एफई पार्ट। इन दोनों में से हम लोग कुछ भी उसको कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इतना ये बात ठीक है। तो ये हो गया पैराटोप्स के बारे में कि पैराटोप क्या होते हैं। द फंक्शनल पार्ट ऑफ, द फंक्शनल पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स which recognize an antigen, which recognize an antigen, the functional part of immunoglobulin which are responsible for recognition of an antigen and present at antigen binding site। तो ये कंप्लीट साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। पैराटोप ये 6 सीडीआर्स को जब एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तब हम इनको क्या बोलेंगे? तब हम इनको बोलेंगे पैराटोप्स। तो ये 5 क्लासेस थी। और अगर हम लोग लाइट चेन के बेसिस पे बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे पास एक क्या होता है? कप्पा, और एक क्या होता है? लैम्डा। तो ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। देयर आर 2 क्लास, ये 60% था और ये क्या होता है? ये 40% होता है। मैं ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा हूं ऑन द कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे 2 क्लास, और कांस्टेंट रीजन हैवी के बेसिस पे 5 क्लास, और कांस्टेंट रीजन लाइट के बेसिस पे 2 क्लासेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स की देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आईजीजी के बारे में। आईजीजी, तो देखो हमने अभी तक जितना भी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये वाला जो वाई शेप्ड जो ये स्ट्रक्चर देखा है अभी तक एंटीबॉडी का, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है मोनोमेरिक, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। अभी तक जो हमने एंटीबॉडी पढ़ी है, मैंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीजी है, ए है, एम है, या डी है, या ई है। उसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन सी है। जस्ट हम रेंडमली ड्रॉ कर रहे थे और स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे। चलो अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि आईजीजी जो है उसके बारे में बातें देख लेते हैं। ये कैसे नेचर की होती है? ये होती है मोनोमेरिक।
कैसी होती है ये? मोनोमेरिक इसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम ब्लड में बात करें तो 75 से लेकर के 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो ब्लड में 75 से लेकर के 80% जो है वो कौन सी होती है? 75 to 80% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन हम लिख सकते हैं। टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, इस सीरम में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसका 75 से लेकर 80% क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी परसेंट होता है। दे आर present or distributed equally both in extravascular or intravascular fluids. Distributed equally both in extra and intra and extravascular fluids. ठीक है, अब देखो ये आईजीजी के बारे में बात कर रहे हैं। आईजीजी की भी फर्दर 4 क्लासेज होती हैं। आईजीजी भी फर्दर डिवाइडेड होता है। आईजीजी की भी कितनी क्लासेज होती है? आईजीजी की होती है 4 क्लासेज। और ये किस बात के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन, ये आईजीजी की 4 क्लासेज किस बात के ऊपर बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ CH3 डोमेन। अगर हम लोग एंटीबॉडी का CH3 डोमेन के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं कि आईजीजी में भी कोई वेरिएशन है, तो आईजीजी का जो अगर एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी का CH3 डोमेन है उसमें भी 3 से लेकर के 4 अमाइनो एसिड का डिफरेंस देखने को मिलता है। उस 3 से 4 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के डिफरेंस के बेसिस पे, और ये 3 से 4 अमाइनो एसिड डिफरेंट कौन से डोमेन में होंगे? ये होंगे CH3 डोमेन में डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे। उसी के बेसिस पे आईजीजी की 4 क्लासेज हैं, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। G1, G2, G3 और G4, तो 4 क्लासेज हैं आईजीजी की। G1, G2, G3 एंड G4। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन CH3 डोमेन, ऐसा बोल सकते हैं, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ CH3 डोमेन। ये दोनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं। मैं यहां पे और करके लिख दे रहा हूं, और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन CH3 डोमेन, CH3 डोमेन के अंदर वेरिएशन के बेसिस पे 4 आईजीजी की क्लासेस G1, G2, G3 एंड G4 ये हमें देखने को मिलती हैं। आईजीजी के बारे में हमने ये तो देख लिया कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा। ये मोनोमेरिक होती है जैसा वहां पे लिखा होता है। अब इन सब 4 क्लासेज के बारे में बात कर लेते हैं। G1, G2, G3, G4। G1, G2, G3 एंड G4 सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते? G1, फिर G2, फिर G3, फिर G4। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं सीरम में तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है? G1। सीरम में कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। G1 सबसे ज्यादा। अगर मैं मोलिकुलर वेट के बारे में बात करूं कि मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा या मोलिकुलर वेट का डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है? जो G3 होती है उसका सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट हमें देखने को मिलता है। G3 का सबसे ज्यादा है। G1, G2 एंड G4 इन सभी का मोलिकुलर वेट बराबर है। G3 का मोलिकुलर वेट ज्यादा क्यों है? इस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि भाई मोलिकुलर वेट जो है वो किसका ज्यादा है? G3 का सबसे ज्यादा है मोलिकुलर वेट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? G3 का जो हिंज रीजन होता है, G3 का जो हिंज रीजन होता है
वो 62 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। हाफ लाइफ की बात करो, अगर हम लोग बोलें कि भाई हाफ लाइफ G1 G2 G3 G4 के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G4 ग्रेटर देन G3। G3 की हाफ लाइफ सबसे कम है और बाकी की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। तो यहां पे मैं हाफ लाइफ का सीक्वेंस बता रहा हूं। इन तीनों की हाफ लाइफ 23 डेज होती है और उनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? इन तीनों की, ये जो तीन है, इन तीन की हाफ लाइफ है 23 डेज, अप्रोक्स 23 डेज। और इसकी हाफ लाइफ कितनी है? इसकी हाफ लाइफ है 8 डेज। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करती है? जो आईजीजी है उसके फंक्शंस के बारे में बात करें, अभी हमने ये आईजीजी की भी 4 क्लासेस देख ली हैं। तो आईजीजी एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है, केवल एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन, ओनली आईजी विच कैन, ओनली आईजीजी कैन क्रॉस द प्लासेंटा, ओनली आईजीजी कैन क्रॉस द प्लासेंटा। आईजीजी एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन उसमें से भी आईजीजी2 सब क्लास एक ऐसी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। आईजीजी2 कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। अब चल पड़े इनके फंक्शंस। आईजी के जो है वो फंक्शंस अब चल पड़े हैं। इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन क्रोनिक इन्फेक्शन, इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन क्रोनिक इन्फेक्शन। प्रीडोमिनेंट रोल इन क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? विच लास्ट फॉर मोर देन 7 डेज, 6 to 7 डेज से ज्यादा टाइम तक जो इन्फेक्शन रहता है उनको बोला जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन। जो लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है उसको कहा जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन। और क्रोनिक इन्फेक्शन में प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कौन करता है? आईजीजी। अब ये एंटीजन को किल कैसे करता है? आईजीजी के तरीके क्या है? वे टू किल द एंटीजन, वे टू किल द एंटीजन। एंटीजन को कैसे कैसे ये किल करती है, उसके तरीके क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो तरीका है वो है फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस। दूसरा है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। दूसरा जो तरीका है आईजीजी का कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसको एक्टिवेट कर देता है आईजीजी। और तीसरा एक तरीका आता है कि ये एंटीजन को कैसे किल करता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोसिस, इसको बोला जाता है एडीसीसी। और एडीसीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं कि भाई ये एंटीजन को किल कैसे करती है। ये जो एंटीबॉडी है हमारी आईजीजी, ये 3 तरीकों से किल करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोसिस। देखो और ये क्या परफॉर्म करता है? मान के चलो हमारे पास एक एंटीजन है, ठीक है, ये परफॉर्म ऑप्सोनिन, ठीक है।
मान के चलो ये एक मेरे पास क्या है, एंटीजन, और ये मेरे पास क्या है, आईजीजी। आईजीजी, ये है मेरे पास आईजीजी। एक एंटीजन है, एक आईजीजी है। अब आईजीजी में मैं क्लास स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि कौन सी स्पेसिफिक क्लास है, मैं जस्ट रैंडमली बोल रहा हूं कि मेरे पास एक है आईजीजी और दूसरा है मेरे पास एक एंटीजन। तो यहां पे आईजीजी जो है ना, आईजीजी ये किसके जैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ऑप्सोनिन। ठीक है, ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन क्या होता है, या ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनिन और ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ये ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करता है। इट मींस इट मार्क्स द एंटीजन। क्या करता है, एंटीजन को मार्क्स कर देता, मार्क कर देता है। इट मार्क द एंटीजन, एंटीजन को मार्क कर दिया, चलो इस पे टिक लगा दी मैंने। ये टिक के जैसे बिहेव करता है, मार्क द एंटीजन। और ये आप ऐसे मान के चलो एंटीजन पे क्या लगा देता है कि झंडा लगा देता, आप ऐसे समझ लो। अब उसको रिकॉग्नाइज करके बाकी सारा काम जो है वो परफॉर्म कर दिया जाएगा। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी परफॉर्म कर दी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कि ये तो ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करते हैं। ये एंटीबॉडी जो है आईजीजी ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करती है। कैसे, कि ये एंटीजन को मार्क कर देती है। क्या करती है, मार्क कर देती है ये एंटीजन को। या फिर एक और दूसरा तरीका, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, एक और एक ये टर्म आती है ऑप्सोनाइजेशन। इसको कहा जाता है कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया या कोटिंग ऑफ एंटीजन। और ये जो प्रोसेस है, जैसे ऑप्सोनाइजेशन हुआ, देखो ये ऑप्सोनिन की तरह बिहेव करेगी कि ये आप ये मान के चलो एक ये क्या है, ये झंडा, और ऑप्सोनाइजेशन क्या है, झंडे लगाने की प्रक्रिया। तो दिस इज द प्रोसेस। और इसमें प्रोसेस में क्या होता है, एंटीजन को कोट कर दिया जाता है। किसके द्वारा कोट कर दिया जाता है, आईजीजी के द्वारा। और आईजीजी कैसे बिहेव करती है, एज एक्ट्स एज ऑप्सोनिन और एक्ट्स एज ए टैग। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज ए टैग, टैग के जैसे बिहेव करती है। अब होगा क्या, ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है, ऑप्सोनाइजेशन प्रोमोट्स फैगोसाइटोसिस, प्रोमोट्स फैगोसाइटोसिस। तो ये जो एंटीबॉडी है ये ऑप्सोनाइजेशन करती है। ऑप्सोनाइजेशन करना मतलब बैक्टीरिया को कोट करना। और ये बिहेव कैसे करती है, ये बिहेव करती है एज ए ऑप्सोनिन। और ऑप्सोनिन क्या है, ऑप्सोनिन एक तरह का टैग लगा देना है, कि बैक्टीरिया पे टैग लगा देना। या और ऑप्सोनाइजेशन क्या है, जो टैग है वो तो एंटीबॉडी है, और टैग लगाने की क्रिया को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। और ये ऑप्सोनाइजेशन प्रमोट क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। अब होगा क्या, होगा ये मान के चलो हमारे पास आईजीजी था इस तरह से, ये था मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर सेल, यहां पे है मेरे पास आईजीजी, मैं इसको आईजीजी शो कर रहा हूं। और ये मेरे पास एंटीबॉडी है, जैसे आप प्रीवियस क्लास में देखे हो, यहां पे ये एंटीजन है। मतलब ये क्या हो चुका है, एंटीजन, यहां पे इसका ऑप्सोनाइजेशन हो चुका है। एंटीबॉडी जो है वो इसको कोट कर चुकी है, या इसका ऑप्सोनाइजेशन हो चुका है। अब क्या होगा, अब होगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस परफॉर्म किया जाता है। फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस। क्या होगा, होगा फैगोसाइटोसिस। क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सेल, सेल के अंदर एंटीबॉडी, सेल के अंदर एंडोसोम, एंडोसोम में एंटीबॉडी, और इस एंडोसोम के साथ जाके बाइंड कर जाएगा लाइसोसोम। ये बाइंड कर गया लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम मीडिएटेड किलिंग हो जाएगी इसी। इस एंटीजन की लाइसोसोम मीडिएटेड किलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। ये क्या हो गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज कर देगा और इसको क्या करेगा,
इस ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिग्रेड कर देगा। ये क्या बना था? ये बना था एंडोसोम। ये क्या बना था? एंडोसोम। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी करवाता है, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी परफॉर्म करती है आईजीजी। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है आईजीएम। ये था आईजीजी के बारे में। चलो आईजीएम के बारे में देखते हैं। ये सेकंड हमारी एंटीबॉडी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आईजीएम। सेकंड क्लास जो है दैट इज आईजीएम। अब आईजीएम और आईजीजी दोनों अलग अलग होती है। स्ट्रक्चर की बात करो तो मैं यहां पे आईजीएम का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं आईजीएम का। आईजीएम कैसी होती है? आईजीएम का नेचर होता है पेंटामेरिक। आईजीएम का नेचर कैसा होता है? आईजीएम होती है पेंटामेरिक एंटीबॉडी। 5 यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये आपको शो हो गई, ये आपको शो हो रही है यहां से 5 यूनिट, ऐसे बना दो। यहां पे एक और स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? जे चेन। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो जे चेन है। दिस स्ट्रक्चर इज ए जे चेन। तो इस तरह से एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं शो कर रहा हूं ये आपस में सारे की सारी जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। ओके, ऑल आर कनेक्टेड, ऑल आर कनेक्टेड। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। तो आईजीएम जो है ये मैंने जो शो किया है, ये शो किया है पेंटामेरिक आईजीएम। ये है पेंटामेरिक आईजीएम। तो आईजीएम के बारे में अगर बात करो तो ये कैसी होती है? ये होती है पेंटामेरिक। ये होती है पेंटामेरिक। सीरम में कितनी परसेंट होती है? 5 से 10% ऑफ टोटल सीरम, 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सीरम में जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है 5 से 10% कौन होता है? 5 से 10% होता है आईजीएम। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा जैसा सा हमें दिख रहा है, उस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है जे चेन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 किलो डाल्टन की एक चेन होती है, और 137 के आसपास इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। 137 अमाइनो एसिड। अब जे चेन करती क्या है? जे चेन प्रमोट करती है क्या? इट प्रमोट्स पॉलीमराइजेशन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बारे में, जे चेन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक एडिशनल जे चेन प्रेजेंट होगी। आपको दिख रही है जे चेन? ये एक अलग से स्ट्रक्चर है जिसको जे चेन कहा जाएगा। ये जे चेन आईजीए में भी देखने को मिलेगी। तो एक एडिशनल जे चेन प्रेजेंट यहां पे होती है। इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन एक्यूट इंफेक्शन। ओके, इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल, इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन acute इन्फेक्शन। acute इन्फेक्शन तो ऐसा इन्फेक्शन जो 5 6 7 दिन से कम टाइम तक चले, उस इन्फेक्शन में मेजर रोल कौन प्ले करता है? आईजीएम जो है वो वहां पर मेजर रोल प्ले करती है। मान के चलो एंटीजन फर्स्ट टाइम आया, ये एक एंटीजन आ गया है, ये एंटीजन, और ये एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर किया है बॉडी में। ठीक है,
एंटीजन था और ये एंटीजन बॉडी में पहली बार ये एंटीजन आया, उससे पहले कभी नहीं आया था ये एंटीजन। तो जब ये एंटीजन आएगा और एंटीजन ये फर्स्ट पहली बार एक कोई पैथोजन एंटर किया है, और जब पहली बार पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, तो बॉडी क्या शो करती है? बॉडी शो करती है प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स, और ये प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है किसकी वजह से? आईजीएम की वजह से। तो आईजीएम प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए इलिजिबल है या फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो हुआ है एंटीजन के पहली बार बॉडी में आने से, तो वहां पे प्राइमरी रेस्पॉन्स में आईजीएम जो है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। पहली बार कोई एंटीजन आया है बॉडी में, तो रेस्पॉन्स कौन देगा? आईजीएम देगा। चलो अब दूसरी बार मान के चलो, अगर ये सेम एंटीजन दोबारा से आता है, चलो मान के चलो ये बॉडी रिकवर कर गई है, पहला रेस्पॉन्स आ चुका है, आईजीएम ने रेस्पॉन्स दे दिया। सपोज करो कि ये एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी में एंटर किया है, सेकंड टाइम एंटर किया है बॉडी में। तो जब ये सेकंड टाइम एंटर करेगा बॉडी में, तो जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो आएगा, जो सेकंड टाइम इसको कैटर करेगा इस एंटीजन को, वो कौन कैटर करेगा? आईजीजी। तो उस केस में आईजीजी जो होगी दैट विल बी द प्रोमिनेंट, आईजीजी विल बी द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सीधा सीधा सा मतलब यह है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स किसकी वजह से आता है? आईजीएम की वजह से आता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स किसकी वजह से आता है? आईजीजी की वजह से हमें सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि प्राइमरी रेस्पॉन्स होता क्या है। अगर बॉडी में पहली बार एंटीजन एंटर किया है, उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स आया है उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और अगर वही एंटीजन दोबारा से सेकेंड टाइम एंटर किया है, तो वो जो रेस्पॉन्स आएगा बॉडी का या सेकेंडरी रेस्पॉन्स आएगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा, वो जो है दूसरे टाइम रेस्पॉन्स आया उसको सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलेंगे। आईजीजी एक मेजर एंटीबॉडी रहेगी। अब ये जो है ना तो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करवाती है, भाई हमने बोला ना कि आईजीजी जो है वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करवाती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, एडीसीसी करती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। आईजीएम है इट इज नाइदर परफॉर्म फेगोसाइटोसिस नॉर एडीसीसी। ना तो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, ना ही एडीसीसी परफॉर्म करता है, बट ये करता क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ओनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, ओनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जो पहला बेबी होता है, पहला बेबी का मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम का बेबी, जो बेबी होता है उसमें जो पहला इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है, जो पहला इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में, वो भी आईजीएम ही होता है। वो भी क्या होता है? आईजीएम। दिस इज द मोस्ट अफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर, ये भी एक इसका पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट अफेक्टिव, it is the most effective complement activator। एक आईजीएम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? देखो मैं यहां पे शो कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में यहां पे लिख रहा हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कौन कर सकता है? ये।
एक आईजीएम एक्टिवेट कर सकती है, सिंगल 1 आईजीएम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, यहां लिख देंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी क्या क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के लिए जरूरी क्या है? एक आईजीएम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, 2 आईजीजी मिलके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक आईजीएम और 2 आईजीजी मिलके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है। द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड बाय नियोनेट। और क्या इसके बारे में? फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड बाय नियोनेट। नियोनेट जो पहली एंटीबॉडी बनाएगा वो आईजीएम ही रहने वाली है। दैट विल बी द आईजीएम। इतनी बात सभी को शायद क्लियर होनी चाहिए। अब मैं एक चीज यहां से एक क्वेश्चन बना देता हूं। मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना देता हूं कि मेरे पास एक पेंटामेरिक, ठीक है, कैसी? पेंटामेरिक, पेंटामेरिक आईजीएम है। और मैं क्या करवा रहा हूं? मैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से उसको ट्रीट करवा रहा हूं रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। फॉलोड बाय एसडीएस पेज, फॉलोड बाय एसडीएस पेज। मैं एसडीएस पेज करवा रहा हूं। यहां पे नंबर ऑफ बैंड्स कितने मिलेंगे हमें? नंबर ऑफ बैंड्स कितने मिलने वाले हैं एसडीएस पेज जब करेंगे? तो हमें नंबर ऑफ बैंड मिलेंगे कितने? 3 बैंड्स। कितने बैंड मिलेंगे? 3 बैंड। ये क्या करेगा भाई? पेंटामेरिक है। पेंटामेरिक की जो मोनोमेरिक यूनिट है, ये जो यूनिट है, यहां से हमें कितने बॉन्ड मिलेंगे? यहां से सॉरी कितने बैंड मिलेंगे? ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। एक बैंड इसका होगा, दूसरा बैंड उसका होगा। एक बैंड ये और दूसरा बैंड ये। दिस विल बी द सेकंड बैंड। तो जो 3 बैंड लिखे हैं वो तीसरा किस चीज का बैंड आया है? थर्ड बैंड आएगा जे चेन का। एक इस तरह से जो चेन थी ना, जे चेन, इस जे चेन का जो बैंड आएगा वो आएगा थर्ड बैंड। तो जब एसडीएस पेज करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बैंड कितने मिलेंगे? 3 बैंड मिलेंगे। और वो 3 बैंड कहां कहां से आएंगे? यहां से। एक बैंड ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये था हमारे पास आईजीएम के बारे में जो जरूरी बातें थी हमें डिस्कस करने के लायक, वो थी। आईजीए, नेक्स्ट जो एंटीबॉडी की क्लास आती है हमारे पास, क्लास थर्ड, दैट इज आईजीए। आईजीए के बारे में बात कर लो भाई। आईजीए, आईजीए का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। आईजीए का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले तो आईजीए का। ये यूजुअली डायमेरिक फॉर्म में, मैंने वर्ड यूज किया है यूजुअली, मैंने वर्ड यूज किया है यूजुअली या मोस्टली। आप भी ऐसे ऐसे ही वर्ड यूज करना, यूजुअली या फिर मोस्टली। ये मोस्टली डायमेरिक फॉर्म में पाई जाती है और आईजीएम मोस्टली पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाती है। तो क्या वो हेक्सा और हेप्टामेरिक फॉर्म में भी पाई जा सकती है? यस, वो पाई जा सकती है। क्या ये ट्राई और टेट्रामेरिक फॉर्म में पाई जा सकती है? यस, ये पाई जा सकती है। डिपेंड किस पे करेगा? अगर कुछ इन्फेक्शन जैसा नहीं है बॉडी में। अगर इन्फेक्शन है अच्छा खासा, तब फिर हो जाएगी दिक्कत। और यहां पर एक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है क्या? सिक्रीटरी कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे एक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? सिक्रीटरी कंपोनेंट, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये है एक सिक्रीटरी आईजीए का स्ट्रक्चर। मैंने सिक्रीटरी आईजीए बनाई है और सिक्रीटरी आईजीए में एक्स्ट्रा क्या है?
ये तो भाई एक इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये मोनोमेरिक यूनिट है। ये है मेरे पास जे चेन, ये क्या है, जे चेन। और जो तीसरा पार्ट है इसको बोला जाता है सिक्रीटरी कंपोनेंट। क्या बोला जाता है, सिक्रीटरी कंपोनेंट। अब ये सिक्रीटरी कंपोनेंट कहां से आया इसके बारे में हम बात करेंगे कि बाकियों में तो जे चेन के अलावा कुछ था नहीं। ये जे चेन और ये जे चेन दोनों सिमिलर है। दिस जे चेन इज सिमिलर टू जे चेन ऑफ आईजीएम। पेंटामेरिक आईजीएम की जो जे चेन है उसी के ही सिमिलर है ये वाली चेन, ये जे चेन उसी के ही सिमिलर है। ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, ये क्या है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड। ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है ह्यूमंस में। जैसी जे चेन वो होगी ऐसी जे चेन ये होगी। तो देखो हम आईजीए के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आईजीए सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ में प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट विद सिक्रीटरी कंपोनेंट, विद सिक्रीटरी कंपोनेंट, अगर वो सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सिक्रीटरी आईजीए। अगर वो सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर ये सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिक्रीटरी आईजीए। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लड की, कि अगर भाई ये प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये ब्लड में प्रेजेंट होगी विद नो सिक्रीटरी कंपोनेंट, विद नो सिक्रीटरी कंपोनेंट, उस टाइम इसको क्या कहेंगे, उस टाइम इसको हम सिर्फ आईजीए कहेंगे। सिर्फ क्या कहेंगे, आईजीए। उस टाइम हम इसको सिक्रीटरी आईजीए नहीं कहेंगे, उस टाइम हम इसको सिर्फ आईजीए कहेंगे। इतनी बात ठीक है। सिक्रीटरी कंपोनेंट आया कहां से, जो कंपोनेंट है सिक्रीटरी कंपोनेंट वो कहां से आया है भाई, मान के चलो ये क्रॉस कर रही है ब्लड से जाके, ब्लड को क्रॉस कर रही है। मैं यहां से शो कर दे रहा हूं कि भाई मेरे पास ये एंडोथीलियल सेल है ब्लड की, और ये ब्लड को, ब्लड वेसल को क्रॉस कर रही है। ब्लड वेसल को क्रॉस करते टाइम ये क्या होती है, सिर्फ आईजीए होती है, सिक्रेटरी आईजीए नहीं होती। ये ब्लड से, मान के चलो मैं यहां शो कर रहा हूं भाई, ये मैं अपना सरफेस शो कर रहा हूं, ये सपोज करो कि मैं गट के अंदर शो कर रहा हूं, ठीक है, ये किस में शो कर रहा हूं, गट, या जीआईटी में लिख दूं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी में शो कर रहा हूं, जीआईटी। होता क्या है, जब ये ब्लड में प्रेजेंट है इस तरह से, ये क्या है, ब्लड वेसल। आप शो कर दो कि भाई ये जो है ये ब्लड वेसल है, कलर बदल दो कि ये ब्लड वेसल है, एंडोथीलियल सेल है उसकी, क्या है, एंडोथीलियल सेल। तो जब ये इधर से इधर आएगी, जब ये इधर से इधर आएगी, सपोज करो ये है मेरे पास वो आईजीए, जो कि अभी सिक्रीटरी आईजीए नहीं बनी है क्योंकि उसके पास सिक्रीटरी कंपोनेंट नहीं है। ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर पेरिफेरल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस तरह से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और साथ में पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये हेल्प करती है ट्रांससाइटोसिस में। किस में हेल्प कर रही है ये, ट्रांससाइटोसिस में हेल्प कर रही है। यहां से ये यहां आएगी, और ये जो प्रोसेस है जो इधर से ये इधर आई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांससाइटोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आ रही है। जब ये ट्रांससाइटोसिस में परफॉर्म करेगी, और ये किसी सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है। ये पेरिफेरल प्रोटीन
इसके साथ अटैच होगी और यही फिर क्या बनेगी, यही बनेगी सिक्रीटरी कंपोनेंट। ये फिर एंटीबॉडी जो है वो इधर आ जाएगी, एंटीबॉडी इधर आ जाएगी। ये जे चेन हो गई इसकी और ये सिक्रीटरी कंपोनेंट हो गया इस तरह से, और ये यहां से यहां आ गई। प्रोसेस को कहा गया ट्रांसाइटोसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसाइटोसिस। और इसको क्या कहेंगे, इस टाइम इसको कहेंगे सिक्रीटरी आईजीए, और इसको क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल आईजीए। ये ब्लड में थी, अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आ गई है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसाइटोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांससाइटोसिस। तो सिक्रीटरी कंपोनेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है, किसी सेल का पेरिफेरल प्रोटीन है जो आईजीए के साथ जुड़ जाता है। अब आईजीए के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, आईजीए के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्लड के अंदर अगर बात करें 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, सीरम में जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसका 10 to 15% क्या होती है, आईजीए ही होती है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अलोंग विद जे चेन, अलोंग विद जे चेन, जैसे कि आपने यहां देखी कि जे चेन है, अलोंग विद जे चेन सिक्रीटरी कंपोनेंट, सिक्रीटरी कंपोनेंट इज प्रेजेंट, सिक्रीटरी कंपोनेंट इज प्रेजेंट। जे चेन के साथ साथ एक ये भी चीज प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहा जाता है, सिक्रीटरी कंपोनेंट। और ये जो हमारे पास एंटीबॉडी है, इट प्रोवाइड्स रोल, और इट प्ले रोल, और इट प्रोवाइड रोल इन, it provides role in the external secretions, it provide role in the external secretions, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, लाइक जीआईटी, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, यहां पे ये अपना रोल प्ले करती है, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो इट प्रोवाइड रोल इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो सिक्रीशंस है, लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो सिक्रीशंस हैं, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सिक्रीशंस हैं, लाइक यूरिनोजेनाइटल ट्रैक के जो सिक्रीशंस है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्लस एक्सक्रीटरी ट्रैक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, वहां पे अपना ये रोल प्ले करती है। आईजीजी के बारे में और बातें, जे चेन्स जो क्या है वो क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स पोलीमराइजेशन। जे चेन जो है वो क्या प्रमोट करता है, भाई इसका कोई फंक्शन पूछे आपसे कि जे चेन का क्या फंक्शन है, तो अगर आईजीएम की बात हो रही है तो भी, और आईजीई की भी बात हो रही है तो भी, तो जे चेन क्या है, जे चेन प्रोमोट्स पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। और पोलीमराइजेशन का मतलब या तो डायमेरिक फॉर्म या तो पेंटामेरिक फॉर्म बनाने के लिए जे चेन की जरूरत है। और इट ऑल्सो फैसिलिटेट द ट्रांससाइटोसिस, इट ऑल्सो फैसिलिटेट, इट ऑल्सो फैसिलिटेट ट्रांससाइटोसिस। तो ट्रांससाइटोसिस का प्रोसेस आपने देख लिया है कि ट्रांससाइटोसिस क्या प्रोसेस है, और उसको प्रमोट कौन कर रहा है, जे चेन कर रहा है। अब इसके अलावा एक सिक्रीटरी कंपोनेंट भी है, ये भी फैसिलिटेट करता है ट्रांससाइटोसिस को। सिक्रीटरी कंपोनेंट का तो फंक्शन आया ही नहीं है कि सिक्रीटरी कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। तो सिक्रीटरी कंपोनेंट ऑल्सो, सिक्रीटरी कंपोनेंट ऑल्सो फैसिलिटेट
ट्रांससाइटोसिस। तो हमने जो प्रोसेस देखा है ट्रांससाइटोसिस का, उसको ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। सो सिक्रीटरी कंपोनेंट आल्सो फैसिलिटेट ट्रांससाइटोसिस, और ये क्या करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोटेक्ट दोज एरिया ऑफ आईजीए, दोज areas of IgA which are subjected to, which are subjected to digestion, which are subjected to digestion, ठीक है, which are subject to digestion और पेप्सिन डाइजेशन। हम बोल रहे हैं कि भाई इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीटरी आईजीए आ रही है। सिक्रीटरी आईजीए क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर सकता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएजेज। तो प्रोटीएजेज एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, वो इस आईजीए को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में खुली घूमती रहती है, फ्री घूमती रहती है सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ, क्योंकि सिक्रीटरी कंपोनेंट उसके वो एरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है जो एरिया को पेप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है, उन एरिया को बचा के रखता है सिक्रीटरी कंपोनेंट। इसी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, सिक्रीटरी आईजीए। अब आप एक, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जे चेन तो आईजीएम के भी पास होती है, बोलोगे आईजीएम के पास जे चेन होती है। आईजीएम जो है वो उसके पास भी क्या है, इट हैव जे चेन। तो ये हमारे एक्सटर्नल सिक्रीशंस में देखने को क्यों नहीं मिलती, और ये ट्रांससाइटोसिस परफॉर्म क्यों नहीं करती, ये नहीं परफॉर्म करती क्या, ट्रांससाइटोसिस। ये ब्लड सेल्स को या ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके, ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके एक्सटर्नल सिक्रीशंस में नहीं आ सकती है। क्यों, क्योंकि इसके पास तो जे चेन भी है, फिर भी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर, इसका जो साइज है, इसका साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। वो इसको अलाउ नहीं करता कि ये ट्रांससाइटोसिस कर पाए। इसका लार्ज साइज जो है वो इनहिबिट करता है इसको, ट्रांससाइटोसिस को, क्योंकि ये पेंटामेरिक है, वो तो डायमेरिक है, ये पेंटामेरिक है, 5 मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी हुई होती हैं, तो ये जो है ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। अब अगर बात करो आईजीए, आईजीए, आईजीए के बारे में हम बात करते हैं, तो आईजीए की भी क्लासेज होती है। आईजीए की 2 क्लासेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें से एक होती है IgA1 और IgA2। IgA1 और IgA2, IgA1 और IgA2, ये 2 क्लासेज हमें देखने को मिलती है। IgA1 और A2 जो है, ये दोनों रिकॉग्नाइज करती हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजन को। देखो, दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें कि A1 कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और A2 कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिकली, सो A1 प्रीफर पॉलीपेप्टाइड एंटीजन। A1 किसको प्रीफर करेगा, A1 प्रीफर, इट विल प्रीफर पॉलीपेप्टाइड एंटीजन। और ये किसको प्रीफर करेगा, इट विल प्रीफर एलपीएस एंटीजन। लाइपोपॉलीसैकेराइड को ये प्रीफर करेगा और पॉलीपेप्टाइड को ये प्रीफर करेगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, बोथ कैन रिकॉग्नाइज कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, बोथ कैन रिकॉग्नाइज कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, A1 और A2
they both can recognize carbohydrate एंटीजन। अब एक फन फैक्ट देखो, देखो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि भाई डेली जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में, डेली प्रोडक्शन किसका, ऑफ डेली इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन 2/3 आर IgA। बात का मतलब समझे, अगर एक दिन में 3 इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, तो 2 जो होंगी वो IgA होंगे, 2 होंगी वो भी क्या होंगी, IgA। लेकिन फिर भी IgG का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स थ्रू आउट द लाइफ बहुत सालों तक IgG का सिक्रीट करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। IgA का और फंक्शन देखो, IgA का फंक्शन और क्या है, इट प्रोवाइड्स मेजर प्रोटेक्शन, it provide major protection against, it provide major protection against the influenza और पोलियो और विब्रियो। इट प्रोवाइड मेजर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड विब्रियो। इन सब के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, IgA। तो IgA के बारे में ये सारी बातें थी। अब जरा सोचो, क्वेश्चन मैं यहां पे रख रहा हूं, मैं सिर्फ यही क्वेश्चन रख रहा हूं SDS पेज वाला। सपोज करो हमारे पास ये है, देखो प्रोटीएज डाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट एक अलग प्रोसेस है। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है, ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है। कौन से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है, वो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है, 2 चेन्स के बीच के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को वो ब्रेक करता है। ये है हमारे पास S कंपोनेंट, और ये क्या थी हमारे पास, J चेन है, ये J चेन है, ये S कंपोनेंट है। तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है एक सिक्रीटरी IgA, सिक्रीटरी IgA। सिक्रीटरी IgA का मैं क्या करता हूं, सिक्रीटरी IgA का मैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ उसको ट्रीट करता हूं इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट एंड फॉलोड बाय SDS पेज, फॉलोड बाय SDS पेज। मैं बोलूंगा कि भाई कितने बैंड मिलेंगे, नंबर ऑफ बैंड्स के बारे में बात करो, नंबर ऑफ बैंड्स हमें यहां पे कितने देखने को मिलेंगे। तो एक बैंड रहेगा हैवी चेन का, एक बैंड किसका रहेगा, हैवी चेन का। जैसे आप पहले देखते आए हो, एक बैंड हैवी चेन का, एक बैंड किसका रहेगा, लाइट चेन का, एक बैंड किसका रहेगा, J चेन का, और एक बैंड किसका रहेगा, सिक्रीटरी कंपोनेंट का। एक बैंड किसका रहेगा, सिक्रीटरी कंपोनेंट का रहेगा एक बैंड। टोटल कितने बैंड हमें देखने को मिलेंगे, टोटल बैंड देखने को मिलेंगे 4। जब हम सिक्रीटरी IgA का SDS पेज करेंगे तो हमें 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे, जेल में 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे। और ये बैंड किस किस कंपोनेंट के होंगे, वो कंपोनेंट है। और अगर ये बोले, अगर सिक्रीटरी मेंशन ना करे, बोले IgA के बारे में बताओ, IgA के कितने बैंड मिलेंगे, तो वो जरूरी नहीं कि सिक्रीटरी IgA, अगर आपको मेंशन किया गया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उठाया है IgA, या फिर बोले कि IgA उठाया गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, IgA उठाया गया है, तो वो सिक्रीटरी IgA ही होगा। अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में है,
रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है वो सिक्रीटरी आईजी रहेगा। ब्लड में आईजी होगा वो होगा सिंपल आईजी। इसके हमें 3 बैंड्स देखने को मिल सकते हैं, इसके हमें 3 बैंड देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई बातें इसके बारे में, आईजीए के बारे में ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट में देखो, जो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास आईजीई की बारे में। जो 4th क्लास है हमारी एंटीबॉडी की, उसका नाम क्या है? आईजीई। और आईजीई का नेचर कैसा है? आईजीई मोनोमेरिक होती है। आईजीई क्या होती है? मोनोमेरिक होती है, यूजुअली मोनोमेरिक। और ये जो एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स में हेल्प करती है। इट प्ले मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। इट प्लेज मेजर रोल in allergic reactions and hypersensitive reactions। तो एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में मेजर रोल कौन प्ले करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई और आईजीई। ठीक है, एंटीजन को कौन रेस्पॉन्ड करेगा और एलर्जन को कौन रेस्पॉन्ड करेगा? मान के चलो आपकी बॉडी में एक एंटीजन आ गया है, ठीक है, एंटीजन आ गया, एंटीजन को रेस्पॉन्ड करने के लिए कौन कौन आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा आईजीजी आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आईजीएम आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आईजीए। लेकिन बॉडी में एलर्जन आ गया, बॉडी के अंदर एंटर कर गया है एलर्जन, तो रेस्पॉन्ड करने कौन आएगा? उस केस में रेस्पॉन्ड करने आएगा आईजीई। आईजीई का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस में मेजर रोल प्ले कौन करता है? आईजीई। आईजीई के रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहां कहां पे होते हैं? तो आईजीई रिसेप्टर्स, भाई ये एंटीबॉडी किसके ऊपर बाइंड हो सकती है? आईजीई रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स के ऊपर, बेसोफिल्स के ऊपर और मास्ट सेल, मास्ट सेल्स। तो जिन भी सेल्स के ऊपर आईजीई का रिसेप्टर होगा वो सेल्स एलर्जिक रेस्पॉन्स में हेल्प करेंगी या हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स वो लेकर के आएंगी। तो आईजीई का रिसेप्टर इन सभी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल्स, इन सब के ऊपर। तो पता चल गया। आईजीडी, आईजीडी मोनोमेरिक होती है, इसकी कोई खास बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो अभी तक स्टडी नहीं की गई है। ओके, इसकी खास बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी नहीं की गई है आईजीडी की। देखो हम जो इसका बाकी का जो प्रोसेस है, इओसिनोफिल के साथ, बेसोफिल के साथ, मास्ट सेल्स के पास कैसे एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, कैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करेगा। भाई इसके ये जो सेल्स हैं जो मैंने शो किया है कि इओसिनोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल्स, इनके ऊपर इस आईजीई का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये आईजीई जाकर के बाइंड कर जाता है इनके ऊपर। ये है आईजीई, ये है आईजीई का रिसेप्टर। कौन सी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है? इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। पांचवी जो क्लास है वो है आईजीडी, और आईजीडी जो होती है वो होती है मोनोमेरिक, और इसका कुछ खास बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। नो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। आजकल इसके ऊपर वर्क चल रहा है, आईजीडी के ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है देखने के लिए कि भाई अभी तक तो हमें इसकी कोई एक्टिविटी जो है वो बायोलॉजिकल कुछ खास देखने को नहीं मिली है। इन फ्यूचर कोई एक्टिविटी देखने को मिल जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो, मेजर रोल प्ले कर रही हो कहीं ना कहीं, तो फिर इसके बारे में बाकी जानकारियां जो है लिखी जाएंगी। मोनोमेरिक होती है आईजीडी। और अगर हम बात कर लें अब सभी एंटीबॉडी का कि कंसंट्रेशन सीरम में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो
इसके लिए फॉर्मूला होता है GAMDE, GAMDE, ठीक है। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो कंसंट्रेशन की बात करो सीरम के अंदर, कंसंट्रेशन इन सीरम, तो सबसे ज्यादा कौन होती है? IgG होती है। IgG का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, जैसा हमने बताया 75 से लेकर के 80% तक जी होती है IgG। उसके बाद अगर हाफ लाइफ की बात करो तो हाफ लाइफ का भी सीक्वेंस यही देखने को मिलता है। हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ की बात करो तो हाफ लाइफ का सीक्वेंस भी यही देखने को मिलता है। हाफ लाइफ में अगर मैं यहां पे शो कर दूं, हाफ लाइफ में GAMD और E, तो हाफ लाइफ सबसे ज्यादा 23 दिन हमने इसका देखा था, 23 डेज। लगभग 10-11 दिन IgA का, सॉरी 5 दिन IgA का देखने को मिलेगा, 6 डेज। इसका है 6 डेज, ये है 23 डेज, ये है 6 डेज, ये है 5 डेज। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5 डेज। और उसके बाद ये IgD का जो हाफ लाइफ है वो लगभग 3 डेज के आसपास होता है, और इसका लगभग 2 to 2.5 डेज इसका हाफ लाइफ होता है। ये है हाफ लाइफ का सीक्वेंस, ठीक है। कंसंट्रेशन का सीक्वेंस, हाफ लाइफ का सीक्वेंस। अगर आपसे कोई मोलिकुलर वेट पूछे कि भाई मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा किसका देखने को मिलेगा, तो मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि भाई IgM जो है उसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो पेंटामेरिक है। IgM पेंटामेरिक सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन IgA ग्रेटर देन IgA जो है वो इन सबसे, इन बच गई जो 3 उन सबसे ज्यादा है। इसके बाद आएगा IgE, और IgE विल बी ग्रेटर देन, इसका मोलिकुलर वेट जो है वो IgG और IgD, इन दोनों का बराबर, बाकी इन सब का इस हिस्से में। मोलिकुलर वेट पेंटामेरिक, डायामेरिक, तो IgA जो है या फिर IgM के बारे में बात करते हैं हम। IgM इट कुड बी और इट कैन बी हेक्सा और हेप्टामेरिक, हेक्सा और हेप्टामेरिक, जरूरी नहीं कि वो पेंटामेरिक ही हो। और IgA कुड बी ट्राई और टेट्रामेरिक, जरूरी नहीं है कि वो डायामेरिक फॉर्म में हो। ये दोनों कुछ फैक्ट्स थे। अगर आप सोचते हो कि भाई IgA डायामेरिक ही होती है, तो वो जरूरी नहीं कि वो डायामेरिक हो, वो ट्रायामेरिक भी हो सकती है IgA, और वो टेट्रामेरिक भी हो सकती है। और ये जो मैंने बात की है IgM जो है वो हेक्सामेरिक और हेप्टामेरिक होती है, ये कब? ओनली ड्यूरिंग पैथोजेनिक कंडीशंस, ओनली ड्यूरिंग पैथोजेनिक कंडीशंस। तो जब पैथोजेनिक कंडीशंस होंगी तभी ये हेक्सामेरिक और हेप्टामेरिक में देखने को मिलेगा, और ये ट्राई और टेट्रामेरिक। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? टिल नाउ हमने एंटीबॉडी की क्लास देख ली, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो IIT जैम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, द मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन ब्लड, कौन सी सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है? मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी या फिर मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन? इसके लिए सीक्वेंस क्या है? GAMDE, सबसे ज्यादा G, उसके बाद A, उसके बाद M, उसके बाद D और उसके बाद E। ये है कंसंट्रेशन का सीक्वेंस कि सबसे ज्यादा कौन सी होगी। नेक्स्ट पे देखो, सिक्रीटरी IgA, ठीक है, सिक्रीटरी IgA, इसके बारे में बात चल रहा है। इट कैन एग्जिस्ट इन ए प्रोटीएज रिच म्यूकोसल एनवायरमेंट।
कि सिक्रीटरी आईजीए एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकती है जहां पे बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। और प्रोटीएज एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीएज क्या करते हैं? दे डाइजेस्ट प्रोटीन। और हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जो हमारी एंटीबॉडी है, वो भी क्या है? वो भी तो प्रोटीन ही है। तो बोलता है सिक्रीटरी आईजीए जो है वो प्रोटीएज रिच म्यूकोसल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है। उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसका रीजन हम लोग दे चुके हैं, अभी अभी बता चुके हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके पास क्या होता है? एक सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है जो क्या करता है? इट मास्क द साइट ससेप्टिबल टू प्रोटीएज डाइजेशन। तो प्रोटीएज डाइजेशन के लिए जो ससेप्टिबल साइट है उनको मास्क करके रखता है, उनको छुपा के रखता है हमारा सिक्रीटरी कंपोनेंट। ये बाकी गलत क्यों है? कि प्रोटीएज का एक्शन जो है वो सिक्रीटरी आईजीए के द्वारा यूटिलाइज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। सिक्रीटरी आईजीए क्यों न्यूट्रलाइज करेगा प्रोटीएज के एक्शन को? अगर प्रोटीएज के एक्शन को सिक्रीटरी आईजीए न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारे फूड में जो प्रोटीन है हम उसको ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सिक्रीटरी आईजीए सिक्रीटेड इन वेसिकल्स। क्या ये वेसिकल्स में सिक्रीट होता है? नहीं, वेसिकल्स में सिक्रीट नहीं होता। जे चेन मास्क द प्रोटीएज साइट। नहीं, जे चेन मास्क नहीं करती है, सिक्रीटरी कंपोनेंट मास्क करता है। ये क्वेश्चन 2012 में आया है। ये क्वेश्चन देख लो, 2012, 13, 14 का क्वेश्चन देख लो। 2014 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द एंटीजन बाइंडिंग साइट इन इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी आर प्रेजेंट। पूछता है कि आईजीजी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन है। बताओ भाई कहां प्रेजेंट होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट? यहां पर सीडीआर, यहां पर सीडीआर, यहां पर सीडीआर, यहां पर सीडीआर, यहीं पर ही तो होती है बाइंडिंग साइट। और ये बाइंडिंग साइट जो है वो किस किस से बनी होती है? ये वेरिएबल रीजन होता है ना। ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। तो हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्वेश्चन आया था, 2014 का क्वेश्चन है ये। और देख लो, प्योर IgG antibody was run on SDS page under reducing conditions. Okay, how many bands you will get? अब इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि IgG जो है वो कैसी होती है? IgG मोनोमेरिक। मोनोमेरिक ये IgG का स्ट्रक्चर होता है। एक बैंड इसका मिलेगा, दूसरा बैंड हैवी चेन का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ बैंड मिलेंगे 2। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ये बिल्कुल पहले वाले के जैसा क्वेश्चन है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। किसी एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है? ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा है। ये क्वेश्चन है, बताओ कहां प्रेजेंट होती है? एट कॉन्स्टेंट रीजन? नहीं। एट सी टर्मिनल? सी टर्मिनल पे होती है? नहीं। बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल रीजन? नहीं। एट द वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, IIT जैम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स जे चेन इन देयर मल्टीमेरिक फॉर्म? इसने स्पेशली मेंशन किया है कि मल्टीमेरिक फॉर्म्स में कौन कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जिसके अंदर जे चेन पाया जाता है। तो जे चेन किसमें पाया जाता है? अभी अभी हमने देखा है IgA और IgM के अंदर जे चेन पाया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन जितने ज्यादा सोल्व कर सको, क्वेश्चन IIT जैम और गेट बी के उठा के सोल्व करना शुरू करो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। और देखो, आप जब ये टॉपिक्स पढ़ोगे आपके लिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो सारे हो जाएंगे आसान। आप क्वेश्चंस उठा दो PYQ कहां के? आप IIT जैम के क्वेश्चन उठा दो, आप गेट बी के, ठीक है, आप गेट बी के क्वेश्चन उठा दो, ये क्वेश्चन करना शुरू करो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? IgA के बारे में डिस्कस किया, IgG के बारे में डिस्कस किया, IgM के बारे में डिस्कस किया,
आईजीडी के बारे में डिस्कस किया, आईजीई के बारे में डिस्कस किया। हमने एक जे चेन के बारे में स्टडी की है कि जे चेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने सिक्रीटरी कंपोनेंट के बारे में बात की है कि सिक्रीटरी कंपोनेंट कौन सी पर्टिकुलर एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है। हमने बोला कि कौन सी बॉडी जो है क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को, प्लासेंटा को कौन सी कर सकती है, और उस कौन सी एंटीबॉडी जो कर सकती है उनमें से भी एक पर्टिकुलर क्लास ऐसी होती है जो नहीं कर सकती, वो कौन सी है। हमने बताया कि अक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी मेजर रोल प्ले करती है, क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी मेजर रोल प्ले करती है। ये कुछ बातें हमने डिस्कस की। ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज की क्लास में किए हैं डिस्कस। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास रहेगी इम्यून सेल्स की। तो इम्यून सेल्स की क्लास में हम लोग जितनी भी इम्यून सेल्स हैं वो बनती कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या होता है उन इम्यून सेल्स का, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट आता है या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो ये आसान ही चीजें हैं, बहुत मुश्किल यूनिट नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। अगर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देख के समझेंगे तो सब आएगा, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें।